अब आ रहा है इजी टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेस्ड अपॉन अ फ्लो चार्ट इज गिवन टू यू बेस्ड अपॉन वैलिडिटी, मतलब लॉ के आइज में वो किस तरह से देखा जा रहा है उसके हिसाब से 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट है: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन के हिसाब से 5 तरह का होता है एंड देन परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 तरह का होता है। चलो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, मतलब लॉ के आइज में। तुम चाहो तो बगल में लिख सकते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। तो सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब इसमें वो सारे क्वालिटीज है जिससे लॉ डिनाई नहीं कर सकता कि ये वैलिड है, मतलब पूरी तरह से 100% लॉ कंप्लायंट। जैसे 100% डिसिप्लिन स्टूडेंट होते हैं, वैसे ये 100% डिसिप्लिन कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ को ध्यान में रख के बनाया गया है और ये इसलिए वैलिड है। An agreement which is binding and enforceable is a valid contract. It contains all the essential elements of a valid contract. ठीक है। नेक्स्ट वन void. void का मतलब क्या है? जब बनाया था तब वैलिड था, बट कुछ हो गया जिसके वजह से अब इसको नहीं कर सकते। ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अब सीज हो गया है, अब वो लॉ के नजर में इन्फोर्सेबल नहीं रहा, becomes void when it ceases to be enforceable। जैसे कि एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स अग्री टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। एक बुक पब्लिशर के साथ एक ऑथर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो बुक लिखेगा और पब्लिशर उसका बुक को प्रिंट करेगा। आफ्टर फ्यू डेज एक्स का डेथ हो जाता है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट अब इम्पॉसिबल है ना परफॉर्म कर पाना, सो इट बिकम्स वॉइड। दूसरा, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ कि वो सप्लाई करेगा 10 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड फैक्ट्री में आग लग गई एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट तुम देख रहे हो, जब इंटर किया था तब वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा हो गया दैट इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। ये चीज तुम्हारे लिए ध्यान में रखना जरूरी है। तो वो वहां पे कहीं पे तुम साइड में लिख लो कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन या फिर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इट वाज वैलिड, स्टार्टिंग से इनवैलिड नहीं था। ड्यूरिंग फॉर्मेशन इट वाज वैलिड, later it ceased to be enforceable। नेक्स्ट इज voidable। voidable का मतलब क्या? चाहे तो नल कर सकते हैं, चाहे तो इसको हटा सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं, चाहे तो। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more party, but not at the option of other party is voidable। मतलब एक पार्टी को ऑप्शन मिलेगा, तुम बताओ करना है या नहीं करना है, दूसरे पार्टी को नहीं मिलेगा। कैसा केस में? वो वाला केस, वो फ्रॉड, कोएर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर इस तरह का चीज किया है, जैसे किसी को डरा के जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, तो जिसका कॉन्सेंट जबरदस्ती लिया गया, फिर उसको ऑप्शन मिलेगा कि तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। अगर वो बोलेगा हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना बोलेगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं वॉइडेबल, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका फ्री कॉन्सेंट कॉम्प्रोमाइज हुआ था। ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा पार्टी जो ये एक्ट किया था उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। This in fact means where one of the party to the agreement is in possession or is legally entitled or authorized to avoid performing this, the agreement is treated becomes voidable। Such a right might arise, ये कब होता है? From the fact that the contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, ये सब केसेस के चलते होता है।
and hence the other party has a right to treat it as a voidable contract. At this juncture, it would be desirable to know the distinction between void and voidable contract. तो टेबल देखते हैं हम लोग सीधा, दोनों में डिफरेंस क्या है. क्या तुम लोग कुछ समझ पाए हो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन void and voidable. void contract voidable contract को तो जब चाहे सीज मतलब सीज कर सकते, बट void contract को तो सीज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आवरसेल्व्स, मतलब इसको करना ही पड़ेगा. सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन ऐसा हो गया हाँ कि उसको कैंसिल करना पड़ ही रहा है, हाँ, बिकॉज इट्स सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एंड voidable contract में तो इट डजंट डिपेंड्स लाइक यहाँ पे एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के साथ गड़बड़ किया, तो जो इनोसेंट पार्टी है उसको ये ऑप्शन मिला कि तुम करना चाहो या ना करना चाहो, तो दोनों अलग अलग चीज है. ठीक है ना. मीनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. voidable an agreement which is enforceable by law at the option of one or more party and not the option of the other party. cause क्या है? ड्यू टू चेंज इन लॉ हो सकता है या तो ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टी. अब यहाँ पे एक चीज समझो, बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टी का मतलब क्या है? तुमने किसी को बोला कि मेरी गाड़ी खरीदो और उसने 2 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया, और फिर अचानक से तुम्हारा उससे दुश्मनी होगा. कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले तुमने जानबूझ के अपनी गाड़ी को धक्का दे दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल कि नहीं देंगे चाहे जो हो जाए. तो इसमें वॉज इट बियॉन्ड योर कॉन्टेम्पलेशन? नहीं, तुमने फेक एक्सीडेंट किया गाड़ी को. ठीक है ना. तो यहाँ पे इट्स नॉट वर्ड, तुमने जानबूझ के किया. ठीक है. तो जो हुआ है ना, जिसके कारण वॉइड हुआ है, वो कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज होना चाहिए. जैसे फैक्ट्री में अपने आप आग लग गई, गाड़ी का अपने आप एक्सीडेंट हो गया. ठीक है ना. सो दैट इज बियॉन्ड कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टी. या फिर लॉ चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल, पहले चाइना के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउ था, फिर द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्री चेंज, तो अब अलाउ नहीं है. तो ड्यू टू द चेंज इन लॉ इसके कारण भी हो सकता है. इट विल ड्यू द नेचुरल कॉजिंग सर्कमस्टांसेस भी हो सकता है व्हिच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. voidable में a contract becomes voidable contract if the consent of the party was not free. okay, consent free नहीं होने की वजह से. तो दोनों का कॉजेज अलग अलग है. void में a contract cannot be performed, पॉसिबल नहीं है इसको करना. void को, voidable को पॉसिबल है अगर अग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसके साथ गलत हुआ, वो अगर चाहे तो कर सकता है, उसको वैलिड बना सकता है. उसके पास तो चॉइस है ना. इसीलिए if the aggrieved party does not within the reasonable time exercise his right to avoid the contract, तो फिर तो उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. और आखिरी चीज है, void में कोई राइट नहीं होता किसी भी पार्टी के पास, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है. लेकिन जहां पे अग्रीड पार्टी के पास राइट्स है, चाहे तो वो वैलिड करे, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन void एंड voidable कॉन्ट्रैक्ट. अब आते हैं हम लोग फोर्थ टाइप, इलीगल. इलीगल इलीगल का मतलब क्या? ऐसी चीजें जो स्टार्टिंग से ही अलाउड नहीं थी. वॉइड में क्या हुआ, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब वैलिड था, बाद में इनवैलिड हो गया. ये स्टार्टिंग से ही अलाउड नहीं थी, इसीलिए इसको इलीगल बोला जा रहा है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना, चलो मिलके चोरी करते हैं, चलो मिलके किडनैपिंग करते हैं, चलो मिलके ओपियम बेचते हैं, ये सारा चीज. It is a contract which the law forbids to be made. The contract will not enforce such a contract, but also the connected contract. इसके साथ जुड़े हुए और भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल हो जाएंगे. जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट कैसे? जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुमने पूरा डिटेल में चोरी का प्लान बनाया, ठीक है, कि हम लोग दोनों यहाँ से जाएंगे, तो फिर जब चोरी कर लेंगे तो सामान बहुत भारी हो जाएगा, तो उसके लिए ट्रक वाला को बोला कि ट्रक वाला तुम यहाँ पे इस गली के पीछे खड़े रहना, हम लोग सामान लेके आएंगे और लूट करके फिर लेके जाएंगे. तो
ट्रक वाला तो चोरी में नहीं था, लेकिन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भाड़ा देगा और वो सामान को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन चोरी का सामान है ना, तो ट्रक वाला बाद में केस नहीं कर सकता, हमको क्या पता तुम चोरी कर रहा, मेरे को तो मेरा भाड़ा दो, वो भी कोर्ट में नहीं जा सकता। ऑल कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल्सो भी कैंसल्ड। All illegal agreements are void but all void agreements are not necessarily illegal। इस लाइन को ध्यान से, सारे illegal agreement तो void हैं, क्यों? क्योंकि वो तो इनफोर्स किए ही नहीं जा सकते, इसीलिए void है। void क्या मतलब? null, invalid। तो illegal तो void होते ही है ना, लेकिन सारे void agreement क्या illegal होते हैं? नहीं। अगर impossibility to perform है, जैसे आग लग गई, तो इलीगल तो कहीं नहीं था, लेकिन पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, दैट इज द थिंग। तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है चीजों में, इन सब चीजों को अच्छे से समझना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इलीगल इन नेचर, जो कि सोसाइटी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या इमोरल बोलती है। जैसे कि आर ने अग्री किया एस के साथ टू परचेज ब्राउन शुगर, सो इट इज एन इलीगल अग्रीमेंट। एग्जाम्पल, ब्राउन शुगर मतलब ड्रग वर्क्स, उस टाइप का चीज। नेक्स्ट, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। A void agreement is not necessarily illegal, जैसा कि हम बोला, हो सकता है impossibility of performance हो जाए उसके चलते, but illegal are always void। void agreement are not forbidden under law, starting में तो valid था ना, but illegal are starting से ही forbidden by law। void agreement parties are not liable for punishment, इसमें punishment नहीं मिलेगा void agreement है तो, लेकिन illegal में पकड़े गए तो punishment भी मिलेगा। It is not necessary कि agreements collateral to void agreements may also be void। जैसे ट्रक वाला एग्जांपल, मान लो कोई दूसरा काम रहता, उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है लेकिन दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो अगर वो वाला चीज पॉसिबल होता, जैसे कि स्टार्टिंग में लेट्स सपोज हम लोग बोला कि दो जन मिलके ये गुड्स हम लोग को आगरा पहुंचाना है, एक ट्रक वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब आगरा वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वहां पे सामान अब नहीं बिकेगा, तो ट्रक वाले को तो भाड़ा देना पड़ेगा ना। तो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे वैलिड होंगे, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, उसको कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, लेकिन इलीगल में सारे कोलैटरल भी वॉइड हो जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट। लास्ट है अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, where a contract is good in substance but because of some technical defect like absence is writing, barred by limitation, one or both parties cannot sue upon it, it is described as unenforceable। for example, contract legal बनाने का intention से किया, लेकिन immovable property का contract है, written agreement कर लिया, लेकिन register नहीं कराया कोर्ट में, तो वैलिड नहीं हो पाएगा। पढ़ के गया ना अभी हम लोग कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो रिटर्न तो होना ही चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट, तो टेक्निकल डिफेक्ट है, नहीं कर पाएंगे, दैट इज द थिंग। सो इस तरह का चीज। बार्ड बाय लिमिटेशन का मतलब एक टाइम लिमिट होता है, जैसे कोई डेटर है, उससे पैसा तुम मांगने का एक लिमिट होता है कि इतने टाइम तक ही पैसा मांग सकते हो, उसके बाद नहीं। अचानक से 10 साल बाद याद आएगा अरे मेरा पैसा नहीं दिया, उस टाइम तुम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। सो दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। So these are as per law wise 5 types of contract: void, voidable, ठीक है, valid, unenforceable and illegal। इसके बाद पढ़ेंगे वेरी इजी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। जब तुम फॉर्म करते हो तो पहला होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने का जो भी रूल्स तुमने रखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो तुमने पहले ही राइटिंग या स्पोकन वर्ड्स में कर लिया। So that is an express contract. A contract would be an express contract if terms are expressed by words or in writing. If proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. Example: A ने B को टेलीफोन पे बोला that he offers to sell his house for 2 lakh and B ने reply किया हाँ हाँ I accept the offer on telephone.
तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। वर्बल एग्रीमेंट्स आर वैलिड, क्यों? हो सकता है वॉइस मैसेज में रिकॉर्डिंग है तो प्रूफ है मेरे पास कोर्ट में लाने का, ठीक है ना? दैट इज द थिंग। ईमेल अगर एक्सचेंजेस हो रहा है, आज के दिन में ईमेल एक्सचेंज होता है पार्टीज के बीच में, तो बस वो हमेशा प्रूफ है। तो दैट आर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब ये नहीं सोचना कि राइटिंग ही है, ओरल भी हो सकता है, ऑल्दो मॉडर्न टाइम में रिटन ही होता है, ओरल जनरली नहीं होता है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? जहां पे ओरल रिटन एग्रीमेंट नहीं है लेकिन लोगों के, दो पार्टी के कंडक्ट से ये साफ पता चल रहा है कि इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है ना? जैसे कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को गुड्स सप्लाई किया, ठीक है? अब पार्टी ए सप्लाइड गुड्स टू पार्टी बी। अब पार्टी बी प्राइस देने से मना कर रहा है, पार्टी ए कोर्ट में गया, तो बी के बुक्स में दिख रहा है कि इतना इतना डेट को इतना इतना गुड्स सप्लाई हुआ है, तब तो ये इम्प्लाइड है ना, बाय एक्शन दिख रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है गुड्स को, तो फिर रीजनेबल प्राइस तो देना पड़ेगा। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट in contrast come into existence by implication. Most often implication are by law or by action, या तो by law हो सकता है या by action हो सकता है। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जहां पे एक कूली गया और जाके रेलवे से तुम उतरे और तुम्हारा सामान उठाया, तुमने उसको कुछ बोला नहीं कि नहीं नहीं मत उठाओ, और तुम चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिए, वो टैक्सी स्टैंड आया और तुम्हारा सामान टैक्सी में लोड किया और फिर तुमको बोला पैसे दीजिए, तुमने बोला काहे के पैसे, हम थोड़ी बोला था सामान उठाओ, तुम तो उठा के चल दिया। नो, इट्स अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तुमने सामान उठाने दिया, भले ही तुम चुप रहे, क्यों उठाने दिया, क्यों ले जाने दिया? मतलब तुमने हाँ बोला, कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी तुमको कूली को रुपये देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट कम टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? यहां पे चुपचाप काम हो रहा है तो देख के पता चल रहा है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर कूली वाला भी तो चुपचाप ही था, कुछ बात नहीं हुआ, वो सामान उठाया चल दिया, टैक्सी में रखा, पैसा निकाला, वो चल दिया, कुछ बात तो हुआ ही नहीं। तो टैसिट वर्ड का मतलब होता है साइलेंट, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह का चीज है। क्या? यहाँ पे मशीन्स यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बैंक को रिक्वेस्ट किया पैसे देने के लिए, एटीएम में गए, बटन क्लिक किया, पैसा निकल गया, दैट आर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। The word tacit means silence. Tacit contracts are those that are inferred through the conduct of the parties without any word spoken or written. A classic example of tacit contract would be cash withdrawn by a customer from a bank from an ATM. Another example is assumed to have been entered when a sale is given effect by the fall of hammer in an auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the scope of implied contract. जैसे कि ऑक्शन वगैरह टीवी पे देखा होगा, तो क्या होता है, कोई चीज का बोली लग रहा है, लोग बिड करते हैं, जो ऑक्शनियर होता है उसका सिंबल क्या होता है, जो हाईएस्ट बिड है उसको वो 3 बार काउंट करेगा, जैसे 5,01,000, 5,02,000, तब तक में कोई दूसरा हाई बिड कर दिया जैसे 5.5 लाख, तो फिर वो बोलेगा 5 लाख, 5.5 लाख, 1 2, जैसे ही 3 बोला और हैमर ड्रॉप किया, मतलब जो ऑफर दिया था उसको सेल, फाइन। So by fall of hammer, contract has been made. So this was implied contracts. उसके बाद होता है quasi contract. Quasi contract क्या होता है? इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, लेकिन हो गया, किसी सिचुएशन में ऐसा आ गए कि हो गया, उसको बोलते हैं quasi। कैसे? रास्ते में जा रहे थे, किसी का एक बड़ा सा बैग पड़ा दिखाई दिया, तो पहले सोचा क्या करे क्या नहीं करे, क्या पता कोई डेंजरस चीज हो तो ये वो, लेकिन फिर बोला चलो थोड़ा सीआईडी दिमाग लगाते हैं, पहले पत्थर वत्थर फेंके, अच्छा बॉम्ब नहीं, चलो फिर गए बैग के पास, बैग खोला तो मुंह खुला हुआ खुला, एकदम
बड़ा बड़ा नोट एकदम भरती है, एकदम हेवी सा बैग है, तो क्या करें? यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न इट लीगली टू द ओनर ऑफ दैट गुड, ठीक है ना, लीगली स्पीकिंग। चुपचाप से उठाए और भाग गए वो बात अलग है, लेकिन यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। अगर फाइंडर ऑफ द गुड्स को पता चल जाता है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पे केस कर देगा। तो तुम बोलोगे हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि हम तुम्हारा सामान ढूंढ के तुमको लौटाएगा, ये तुम नहीं बोल सकते। यू आर ऑटोमेटिकली इनटू एन ऑब्लिगेशन टू डू दिस थिंग इवन दो यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट पर्सन। ऑब्वियसली तुम उसको ढूंढने क्यों जाओगे? तुम पुलिस में जाओ ना, पुलिस में वो भी तो कंप्लेन करेगा, तो पता चल जाएगा। A quasi contract is not an actual contract, but it resembles a contract. It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contracts. In other words, it's a contract in which there is no intention on the part of either party to make a contract. दोनों पार्टी से में किसी का भी इंटेंशन नहीं था कि एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बट लॉ इम्पोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज. एग्जांपल, obligation of finder of lost goods to return them to the true owner, or liability of person to whom the money is paid under a mistake to repay it back cannot be said to arise out of the contract, even though in the remotest sense as there is neither offer or acceptance nor consent. यहाँ तो ना ऑफर था, ना एक्सेप्टेंस था, ना कंसेंट था. गलती से तुमने किसी के अकाउंट में पैसे दे दिए, तो उसका लीगल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो तुमको रिटर्न करे, ठीक है. दैट इज द थिंग. These are said to be quasi contracts. Quasi contracts हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में, चैप्टर नंबर 6 डिटेल में. ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में ईमेल एक्सचेंज के थ्रू, ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी तुम बाई सेल करते हो, अग्रीमेंट्स करते हो, दैट इज दोज आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉर एग्जांपल, तुमने एक ऑर्डर प्लेस किया किसी शॉपिंग कार्ट पे ऑनलाइन, और तुमने पैसे पे किए, तो उसका लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो तुमको वो गुड्स भेजे, ठीक है ना. तो दोज आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स. तो यहां तक करने के बाद आज हम लोग एक आखिरी टॉपिक ये वाला पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. छोटा सा ही है, उसमें जाने से पहले एक बार तुम लोग गो थ्रू कर लो, फिर आगे का पढ़ेंगे. ओके, लेट्स मूव अहेड. ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करना है. देखो, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ऑफरर एंड ऑफरी, दोनों को अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ काम करना है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए. तो जो परफॉर्मेंस कितना बाकी है और कितना बाकी नहीं है, उस हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ उसी टाइम पे दोनों एक दूसरे का प्रॉमिस भी फुलफिल कर लिया, तो एग्जीक्यूटेड, दोनों का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना. द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबेरेंस, मतलब कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, दोनों चीज हो सकता है प्रॉमिस. तो when the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. For example, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, when a grocer sells sugar on cash payment, तो चीनी बेचा और पैसे लिए, तो हो गया ना executed, दोनों ने अपना अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया. It is an executed contract because both parties have done what they were to do under the act, under the contract. So that is executed. Simple one. जब दोनों ने अपना अपना परफॉर्मेंस कर दिया. एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है? या तो किसी एक पार्टी का अभी करना परफॉर्मेंस बाकी है, या दोनों का ही बाकी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ दिया, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी. अब दो तरह का हो सकता है, यूनिलैटरल, बायलैटरल. यूनिलैटरल मतलब एक जन परफॉर्म कर चुका, दूसरे जन का बाकी है. बायलैटरल का मतलब दोनों का भी बाकी है काम करना, ठीक है ना. सो दैट इज द थिंग. Executory, in an executory contract, the consideration is reciprocal promise or obligation. Such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory, मतलब आगे चल के होगा. Example, G ने agree किया to take tuition from H, a pre-engineering student, from the next month,
and H in consideration promised to pay G 1000 per month is executory, क्योंकि ये yet to be carried out है from the next month. अब यूनिलैटरल एंड बायलैटरल क्या है? यूनिलैटरल में unilateral is one-sided contract in which one party has performed his duty and other party's obligation is outstanding. Example: M advertises payment of a reward of ₹5,000 to one who finds his missing boy and brings him back. ठीक है ना? बोला कि the boy is missing, whoever finds it get 5,000 रुपये. ठीक है ना? अभी एक जनरल ऑफर है सबके लिए. जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है उसको हाँ बोलने की जरूरत नहीं है. बॉय ढूंढो, जब तक बॉय नहीं ढूंढा तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं. जो इंसान उस बॉय को ढूंढ लेगा ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अब कॉन्ट्रैक्ट बना क्योंकि बॉय को ढूंढ लिया, तो उसके तरफ से एग्जीक्यूटेड है ऑलरेडी. अब ड्यूटी किसका बाकी है? 5,000 का रिवॉर्ड देगा. ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त एक जन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका, दूसरा जन का परफॉर्म करना बाकी. दूसरा एक एग्जांपल ये हो सकता है कि तुमने शर्त रखी कि ये सामान अगर तुमको चाहिए तो मेरे को पूरा का पूरा एडवांस पेमेंट कर दो, ये सामान तुम 2 दिन में ले जाना. तो अग्री किया, उसने 7,000 पेमेंट कर दिया. फॉर्मेशन के टाइम वन साइडेड ऑब्लिगेशन बाकी, 2 दिन बाद सामान दे. ठीक है ना? बायलैटरल में दोनों का काम बाकी है. जैसे कि एग्जांपल, A promises to sell his plot to B for 1 lakh cash down, but B pays only 25,000 as earnest, मतलब as a security deposit, and promises to pay balance on next Sunday. On the other hand, A ने बोला कि पोजीशन तब देगा जब पूरा पैसा मिल जाएगा. तो 1 हफ्ता का भी वेट होगा, बाकी के 75,000 वो पे करेगा, तब जाके उसको रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट देगा. So that is bilateral. इजी था एकदम. ठीक है. सिंस हम लोग के पास थोड़ा टाइम है, एक प्रोविजन और पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट वाला, व्हिच इज व्हाट इज प्रपोजल एंड ऑफर. अब ये क्या चीज है? जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग बेसिक में पढ़ा था ना, पहला पार्टी जब चल के दूसरे पार्टी के पास एक ऑफर लेके जाता है, क्या तुम मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? ठीक है. तो वो ऑफर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. ऑफर का दूसरा वर्ड प्रपोजल. तो उसका क्या डेफिनेशन है? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू डू सच एक्ट ऑफ एब्सेंट और एब्सिस्टेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. तो पूरा डिटेल में अच्छा से लिखा हुआ है. जब एक इंसान चल के दूसरे इंसान के पास जाता है और अपना विलिंगनेस बताता है कि वो कुछ ये काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता कोई काम, और उसके लिए सामने वाले का एसेंट लेने चाह रहा है, देन इट इज अ प्रपोजल और एन ऑफर. तो ठीक है, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसका एनालिसिस देखो. तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं ऑफर के? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज प्रोमिसर और ऑफरर. ठीक है, इसको प्रोमिसर या ऑफरर बोलेंगे. एंड द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड इज नोन एज ऑफरी, और जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाता है प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर. तो ये सब नाम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. तो डो नॉट गेट कंफ्यूज अगर आप कभी प्रोमिसर बोले या ऑफरर बोले या फिर एक्सेप्टर बोले या प्रोमिसी बोले या ऑफरी बोले. ठीक है. For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. ठीक है ना? To do or not to do something. सिर्फ mere expression of willingness does not constitute an offer. For example, तुम गए और जाके बोला अपने फ्रेंड को, हम सोच रहे हैं ना कि हम गाड़ी बेचे, हम सोच रहे हैं, ये ऑफर नहीं है. तुमको बोलना पड़ेगा, Do you want to take this car at this price? हम सोच रहे हैं ना कि हम गाड़ी बेचेंगे. That is not an offer. So mere expression of willingness does not constitute an offer.
where A tells B that he desires to marry by the end of 2017, it does not constitute an offer of marriage by A to B. ये जाके B को बोला हम सोच रहे हैं शादी कर लेंगे, ठीक है, by the end of 2017, बट B को नहीं बोला क्या तुम मेरे से शादी करोगे, तो ये क्या ऑफर है, कोई नहीं. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain an assent of the other. So यहाँ पे वैलिड बनाने के लिए A should further add will you marry me. This will constitute an, ठीक है. So next one, an offer can be positive as well as negative. मतलब कुछ करने का या नहीं, कुछ नहीं करने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि A offers to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing something. Not to do something क्या होगा. On the other hand, when A asks B after his car met accident with B's scooter not to go to court and he will pay the entire repair charges to B for the damage of B's scooter, तो ठीक है ना, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं किया, एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं होता, क्राइम नहीं किया, तो इसमें हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं कि ठीक है कोर्ट वोर्ट जाने का जरूरत नहीं है, झगड़ा वगड़ा का जरूरत नहीं है, जो आपका नुकसान हुआ भर देंगे. तो कोर्ट नहीं जाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करने के लिए कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, सो दैट इज एक्ट ऑफ फॉरबिडेंस. तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉम्पेंसेशन दे रहे हो तो फिर कोर्ट में जाने का क्या जरूरत है. लेकिन अगर कोई क्राइम कर रहे हो तो क्राइम के लिए पनिशमेंट भी होना चाहिए. जैसे चोरी वोरी किया, वहां पे कोर्ट जाना पड़ेगा. वहां पे तुम चोर को बोलोगे कमीशन दो, चोर को ही बोलता तो पुलिस को दे देगा, आज तक जितना चोरी किया उसमें से मेरे को कमीशन दो, तो ये गलत हो जाएगा. Okay, next. The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. Obviously, सामने वाले से हम जानना चाहते हैं हाँ या ना. तो आसान आसान से पॉइंट्स हैं. It was very easy, not difficult. तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. जब नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे लॉ का, तो इस चैप्टर को कोशिश करेंगे फिनिश करने का, ठीक है ना. बट ऑब्वियसली यू मस्ट रीड एट होम वेरी केयरफुली. तो यू वोंट गेट टाइम लेटर. आगे और भी कुछ पढ़ना है, आगे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, आगे LLP पढ़ना है, ठीक है, BCK पढ़ना है, BCR पढ़ना है. तो जो पढ़ना है अभी अभी पढ़ते रहना है. ऑलराइट देन, आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं.